Hello everyone, welcome to Learning by Knowing. My name is Nilufar Yasmin Chaudhary. Today's video contains the zoology section of the question paper of 2022. So let's see the questions. The first question is fill in the blanks. A. Echinoderms are dash symmetrical. The answer is radially. B. Non-protein part of enzymes is called dash. Answer is cofactors. C. Alkaloids are dash. Answer is nitrogenous substances. D. Mitochondria is known as dash of cell. Answer is powerhouse. E. Molecules present in the cell is called dash. Answer is nucleic acids. The next question is define cell cycle. सेल साइकिल क्या होता है? सेल साइकिल या सेल डिविजन साइकिल जिसे हम कहते हैं वो एक्चुअली सीरीज ऑफ इवेंट्स होता है जो सेल के अंदर होता है जब एक सेल दो डॉटर सेल्स में डिवाइड होता है. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ एक्सॉन. एक्सॉन किसे कहते हैं? हम सब ने न्यूरॉन्स देखा है. एक न्यूरॉन के स्ट्रक्चर में जो एक थिन पतला सा हेयर स्ट्रैंड जैसा एक स्ट्रक्चर होता है जो हेड ऑफ द न्यूरॉन से कनेक्ट होकर एकदम टेल तक जाता है उसे हम एक्सॉन कहते हैं. और ये वही जगह है जहाँ पे इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जो है वो ट्रैवल करते हैं और दूसरे न्यूरॉन्स उसे रिसीव करते हैं. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम वन फैट स्प्लिटिंग एंजाइम. आंसर इज लाइपेज. नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच नोड एक्ट्स एज अ पेसमेकर ऑफ द हार्ट. हार्ट का पेसमेकर का काम कौन सा नोड करता है? इसका आंसर है द साइनस नोड. साइनस नोड कंटिन्यूअसली इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट करता है जिससे एक हार्ट का नॉर्मल रिदम मेंटेन रहता है. एंड दैट इज़ वाई जो साइनस नोड होता है उसको नेचुरल पेसमेकर ऑफ द हार्ट कहा जाता है. और नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हाउ इज़ ऑक्सीजन कैरिड इन द ब्लड. ऑक्सीजन को ब्लड में कैसे कैरी किया जाता है? ऑक्सीजन को ब्लड में दो फॉर्म में कैरी किया जाता है. एक है डिजॉल्व इन प्लाज्मा एंड आरबीसी वाटर एंड दूसरे को हेमोग्लोबिन के साथ कैरी किया जाता है. प्लाज्मा के साथ ओनली 2% ऑफ द ऑक्सीजन इज कैरिड एंड हेमोग्लोबिन के साथ द रेस्ट 98% ऑफ द ऑक्सीजन इज कैरिड इन द ब्लड. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज मस्कुलर सिस्टम. मस्कुलर सिस्टम क्या है? मस्कुलर सिस्टम एक ऑर्गन सिस्टम है जिसमें स्केलेटल मसल है, स्मूथ मसल है, कार्डियक मसल है. मस्कुलर सिस्टम बॉडी के मूवमेंट में हेल्प करता है, पोस्चर मेंटेन में हेल्प करता है एंड ब्लड को पूरे बॉडी में सर्कुलेट करने में हेल्प करता है. जो मस्कुलर सिस्टम होता है वर्टिब्रेट्स में उसको नर्वस सिस्टम के द्वारा ही कंट्रोल किया जाता है. ऑल्दो कुछ मसल्स कम्प्लीटली ऑटोनोमस होते हैं, वो अपने फंक्शन अपने तरीके से कर सकते हैं. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द डिफरेंसेस बिटवीन बोन एंड कार्टिलेज. बोन एंड कार्टिलेज के बीच में डिफरेंसेस हैं. बोन जो होता है वो एक स्ट्रॉन्ग एंड नॉन फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू होता है और कार्टिलेज जो होता है वो एक फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू होता है. सो वी कैन सी कि बोन एंड कार्टिलेज दे बोथ आर कनेक्टिव टिश्यूज़ बट बोन जो होता है वो नॉन फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू होता है एंड कार्टिलेज जो होता है वो फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू होता है. बोन जो होता है वो हार्ड मैट्रिक्स होता है एंड वो प्रोटीन, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस से बना होता है. वेयरएज कार्टिलेज जो होता है वो प्रोटीन्स एंड शुगर से बना हुआ होता है. बोन्स को हम बेंड कर सकते हैं, कार्टिलेज को हम बेंड नहीं कर सकते. फिर बोन्स में सम ब्लड वेसल्स आर प्रेजेंट एंड कार्टिलेजेस में ब्लड वेसल्स बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं होता, दे आर एब्सेंट. बोन्स हमारे जो वर्टिब्रे होते हैं, वर्टिब्रेट्स होते हैं, उनका स्केलेटल सिस्टम फॉर्म करता है. बट जो कार्टिलेज होता है वो बॉडी में कोई स्केलेटल सपोर्ट नहीं देते हैं बल्कि ये बहुत ही स्मूथ होते हैं और इनको हम नाक, कान, ट्रेकिया एंड लैरिंक्स इन सब जगह पे हम इनको पा सकते हैं. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफरेंसेस बिटवीन एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड. एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होते हैं ये डक्ट ग्लैंड्स होते हैं जो अपने सेक्रेशंस को डक्ट्स के थ्रू ही डिस्चार्ज करते हैं. फॉर एग्जांपल जैसे सिबाशियस ग्लैंड्स होते हैं जो हमारे स्किन में प्रेजेंट होते हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स हैं जो हमारे बक्कल कैविटी में प्रेजेंट होते हैं एंड गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं जो हमारे स्टमक के वॉल्स में प्रेजेंट होते हैं. ये सब एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के एग्जांपल होते हैं. इन सब के पास डक्ट होता है और ये डक्ट के थ्रू ही अपने जो सेक्रेशंस होते हैं उसको बॉडी में डिस्चार्ज करते हैं. एंड एंडोक्राइन ग्लैंड जो होता है इनको हम डक्टलेस ग्लैंड भी कहते हैं बिकॉज दे डू नॉट रिक्वायर एनी डक्ट्स टू डिस्चार्ज देयर सेक्रेशंस. तो इनको इसलिए डक्टलेस ग्लैंड्स भी कहा जाता है. ये अपने डिस्चार्ज को डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में ही डिस्चार्ज कर देते हैं. और जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स के जो सेक्रेशंस होते हैं उनको हम हॉर्मोन्स के नाम से जानते हैं. एग्जाम्पल जो पिट्यूटरी ग्लैंड्स हैं, थायरॉयड ग्लैंड्स हैं, एड्रेनल ग्लैंड्स हैं, ये सारे होते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स के एग्जाम्पल्स.
नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफरेंसेस बिटवीन स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन। वी नो कि हमारे इंटेस्टाइन हमारे एब्डोमिनल रीजन में प्रेजेंट होते हैं, बोथ द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड द लार्ज इंटेस्टाइन। तो वो जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है वो लेंथ में लंबा होता है, ज़्यादा लंबा होता है एज़ कम्पेयर टू दी लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन का लेंथ कम होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन जो होते हैं वो बहुत ही हाईली कॉइल्ड होता है, बहुत ही ज़्यादा कॉइल्ड होता है, उसमें बहुत ज़्यादा बैंड्स होते हैं। बट जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है उसमें वो कुछ थोड़ा, बहुत ही थोड़ा उसका बैंड होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं डाइजेस्टेड फूड से वो सब एब्जॉर्ब किया जाता है, और लार्ज इंटेस्टाइन में अनडाइजेस्टेड फूड से जो रिमेनिंग वाटर होता है वो एब्जॉर्ब किया जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन्स वो अपनी खुद का डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रेट कर पाता है, ही इट हैज़ दैट एबिलिटी। बट लार्ज इंटेस्टाइन में ऐसा कुछ नहीं होता, इट डज नॉट हैव दैट एबिलिटी। देन स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, कंप्लीट फूड डाइजेशन जो होता है वो कंप्लीट फूड डाइजेशन कंप्लीट होता है, बट ऐसा कोई चीज़ लार्ज इंटेस्टाइन में नहीं होता है। और स्मॉल इंटेस्टाइन में कोई हेल्दी माइक्रोब्स प्रेजेंट नहीं होते, व्हेयरएज लार्ज इंटेस्टाइन में बहुत सारे नंबर ऑफ हेल्दी माइक्रोब्स प्रेजेंट रहते हैं। नेक्स्ट इज डिफरेंसेस बिटवीन रेड ब्लड कॉर्पसल एंड वाइट ब्लड कॉर्पसल। सो वी नो कि रेड ब्लड सेल्स को हम एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं, एंड जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं उनको हम ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं उनका शेप काफ़ी डिस्क जैसा होता है दिखने में, वो बाइकनकेव डिस्क शेप के जैसे होते हैं। एंड वायरस जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं उनका इरेगुलर शेप होता है, कोई डेफिनेट प्रॉपर शेप उनका नहीं होता। एंड कुछ और उनकी डिफरेंसेस हैं, जैसे कि जो आरबीसी का लाइफ स्पेन होता है, रेड ब्लड सेल्स का लाइफ स्पेन होता है वो करीब 120 डेज़ के जैसा होता है, वेयरएज जो डब्ल्यूबीसी का लाइफ स्पेन होता है वो 12 से 20 डेज़ के बाद वो अपने आप ही लिम्फेटिक सिस्टम में डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, तो उनका वो ज़्यादा लंबा नहीं होता है। एंड जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं उनका कोई न्यूक्लियस नहीं होता है अनमेच्योरिटी, और जो डब्ल्यूबीसीज होते हैं इनका एक बहुत ही बड़ा सेंट्रल न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द फूड जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिलिड्स। एनिलिड्स के कुछ 4 जनरल कैरेक्टर्स है, जैसे एनिलिड्स सिलोमेट एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, इनमें एक प्रॉपर ऑर्गन सिस्टम होता है। देन उनका बॉडी सेगमेंटेड होता है, एंड ये अपने बॉडी सरफेस के थ्रू रेस्पायर भी करते हैं। नेक्स्ट राइट द नेम्स ऑफ बाइल पिगमेंट्स। तो बाइल पिगमेंट्स का जो चीफ बाइल पिगमेंट्स होते हैं वो है बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट ए नोट ऑन ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। ये ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व जो होता है ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। ये जो कर्व होता है ये एक रिलेशनशिप शो करता है इन बिटवीन द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन बाउंड टू हेमोग्लोबिन एंड द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड। आप लोग साइड में देख सकते हैं ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व है जो दिया हुआ है, इसमें ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व है जिसमें शो करता है कि कैसे ये वेरी करते हैं। नेक्स्ट इज राइट अबाउट साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन फाइबर्स के नेटवर्क होते हैं जो यूकैरियोटिक सेल्स, प्रोकैरियोटिक सेल्स और आर्कियंस को फॉर्म करते हैं। ये सेल के मूवमेंट में भी बहुत हेल्प करते हैं। जो साइटोस्केलेटन होते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं, जैसे कि ये सेल को शेप एंड सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ये वैक्यूल के फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है, फिर ये डिफरेंट सेल ऑर्गेनिल्स होते हैं इनको अपने स्पेस पे रखता है, फिर ये सेल सिग्नलिंग में हेल्प भी करता है, एंड ये इंट्रासेलुलर मूवमेंट्स में बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करता है, बहुत हेल्प करता है। हाँ, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ राइट अबाउट बॉडी सिमेट्री। बॉडी सिमेट्री एक्चुअली होता है कि बॉडी पार्ट्स के या सेंस ऑर्गन्स के डिस्ट्रीब्यूशन को कहा जाता है बॉडी सिमेट्री। बॉडी सिमेट्री इज़ एक्चुअली important because it make an organism better able to react to its environmental stimuli, जो सडनली अपने आसपास के एनवायरनमेंट से आ सकते हैं। So there are 3 groups of organisms depending on their body symmetry: radially symmetrical, bilaterally symmetrical and asymmetrical. So radially symmetrical organisms के कुछ identifying features हैं यहाँ पे, एंड रेडियली सिमेट्री जो होता है ये निडारियंस या फिर इकाइनोडर्म्स में पाया जाता है। निडारियंस जैसे कि जेलीफिश, सी एनिमोन्स एंड कॉरल्स, और इकाइनोडर्म्स जैसे सी अर्चिन्स, लिटिल स्टार्स एंड सी स्टार्स, इन सब में हम रेडियल सिमेट्री देख सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ बायलैटरली सिमेट्रिकल ऑर्गेनिजम्स। बायलैटरल सिमेट्री हम फ्लैट वर्म, कॉमन वर्म,
clams, snails, octopus, crustaceans, insects, spiders, sea stars, sea urchins and vertebrates. इन सब में हम bilateral symmetry देख सकते हैं. And the last one is asymmetrical organisms. Asymmetrical symmetry जो होता है ये हम snails, flounders and hermit crabs इनमें हम देख सकते हैं. Next question is write short notes on chemical nature of enzymes. We know कि enzymes जो होते हैं वो इनको biological catalyst कहा जाता है because of their catalytic activity. and जितने भी known enzymes हैं ये सभी हैं proteins. ये अमाइनो एसिड से बने होते हैं और ये पेप्टाइड बॉन्ड से एक दूसरे के साथ लिंक्ड अप होके रहते हैं. एंजाइम्स को हम डीनेचर कर सकते हैं विद प्रेसिपिट उसको सॉल्ट्स के साथ, सॉल्वेंट्स के साथ और किसी दूसरे रिएजेंट्स के साथ हम एंजाइम्स को डीनेचर कर सकते हैं. और बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जिनको अपनी कैटालिटिक एक्टिविटी को स्टार्ट करने के लिए दूसरे अदर कंपाउंड्स की प्रेजेंस ज़रूरी होती है. उनको कहते हैं हम कोफैक्टर्स. Our next question is short note on nucleus. We know कि nucleus को हम brain of the cell कहते हैं. So now parts of the nucleus are nuclear membrane, then nuclear plasm, nucleolus and chromosomes. न्यूक्लियस के कुछ फंक्शंस होते हैं जैसे न्यूक्लियस जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को रिटेन करके रखता है इन द फॉर्म ऑफ डीएनए एंड आरएनए. और न्यूक्लियस के अंदर ही न्यू डीएनए सिंथेसिस होता है और जहाँ पे सेल डिविजन भी बाद में होता है क्योंकि सिंथेसिस ऑफ डीएनए जो होता है वो सेल डिविजन के लिए काफ़ी ज़रूरी होता है. और ये काफ़ी सिलेक्टिव होता है बिकॉज इट ओनली अलाउज द ट्रांसपोर्ट ऑफ selective particles through the nuclear pores. Next is short note on significance of meiosis. We know meiosis is a kind of cell division and it is responsible for the formation of sex cells or gametes that is responsible for the sexual reproduction. And in meiosis it maintains the constant number of chromosomes by halving the same. ये हाफ कर देता है ताकि आफ्टर द यूनियन ऑफ क्रोमोसोम नंबर को हाफ करके रखते हैं बिकॉज आफ्टर द यूनियन ऑफ द गैमेट्स क्रोमोसोम नंबर सेम रहे, कांस्टेंट रहे, डबल ना हो जाए. नेक्स्ट इज शॉर्ट नोट ऑन रिफ्लेक्स एक्शन. रिफ्लेक्स एक्शन जो होता है ये एक सडन रिस्पॉन्स होता है, इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स होता है जो अपने आप होता है. कोई भी स्टिमुली हो उसके रिस्पॉन्स में जो सडन एक्शन होता है ना उससे हम रिफ्लेक्स एक्शन होता है. ये किसी भी ऑर्गेनिज्म को कोई भी अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस में, कोई भी एडवर्स सर्कमस्टेंसेस में उसको हार्म करने से या उसको बुरी तरीके से ज़ख्मी करने से उसको हेल्प बचाता है, उसे उस चीज़ को अवॉइड करने में हेल्प करता है. जैसे कि अगर हम किसी भी गर्म चीज़ को टच करें तो हम अपने हाथ को फटाक से हटा लेते हैं इवन बिफोर नोटिसिंग. सो दिस इज़ कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन. ये एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है रिफ्लेक्स एक्शन को समझने के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन विद डायग्राम. वी नो कि डाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है इन विच जो कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस होते हैं इनको ब्रेक डाउन किया जाता है इनटू सिंपलर एंड एब्जॉर्बेबल फॉर्म जहाँ पे वो एब्जॉर्ब किए जाते हैं जिस फॉर्म में. ह्यूमन बींग्स या किसी भी ऑर्गेनिज्म में डाइजेशन जो होता है वो पूरा एक सिस्टमेटिक वे फॉलो करके होता है, पूरा सिस्टमेटिक मेथड में होता है. डिफरेंट ऑर्गन्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं, डिफरेंट ऑर्गन्स के डिफरेंट फंक्शंस भी होते हैं उसमें. फर्स्ट दी डाइजेशन स्टार्ट्स इन आवर माउथ. मुंह से स्टार्ट होता है. जब ही हम फूड को मुंह के अंदर डालते हैं, इंजेस्ट करते हैं, तब से ही फूड का वो स्टार्ट हो जाता है, डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है क्योंकि तभी हम च्यू करके फूड को ब्रेक कर देते हैं. नेक्स्ट है इसोफेगस. ये हमारे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के ऊपर पार्ट का ऊपरी हिस्से को हम कहते हैं इसोफेगस, जो इसका मेन काम होता है हमारे मुंह से खाने को स्टमक तक पहुंचाना. नेक्स्ट है स्टमक. स्टमक एक होलो मस्कुलर ऑर्गन है जो एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट रहता है डायफ्राम के ठीक नीचे. ये एक वाइटल ऑर्गन है जो फूड को स्टोर करता है, उसे इनफ टाइम प्रोवाइड करता है खाने को डाइजेस्ट करने के लिए. ऑल्सो स्टमक में कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिलीज होते हैं अलॉन्ग विथ द हाइड्रोक्लोरिक एसिड. नेक्स्ट इज द स्मॉल इंटेस्टाइन. ये एक दुबला पतला लंबा सा स्ट्रक्चर होता है जो स्टमक से लोअर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से का एक पार्ट होता है. वो ये स्टमक का जस्ट नीचे ही मतलब बिहाइंड द स्टमक प्रेजेंट होता है.
और ये पूरा ही कॉइल्ड शेप में पाया जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस भी प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम विलाई के नाम से जानते हैं, जो सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं, फूड एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन एक लॉन्ग थिक ट्यूब स्ट्रक्चर होता है। इसमें अनडाइजेस्टेड फूड से वाटर को रीअब्सॉर्ब किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज केमिकल कोऑर्डिनेशन, व्हाट आर द hormones secreted by thyroid gland, mention their functions। द आंसर इज hormones की मदद से जो कोऑर्डिनेशन होता है उसे केमिकल कोऑर्डिनेशन कहा जाता है। hormones जो होते हैं ऑर्गेनिक केमिकल्स होते हैं, बॉडी में प्रोड्यूस किया जाता है बाय द एंडोक्राइन ग्लैंड्स और ये डायरेक्टली ब्लड में सिक्रेट किया जाता है। एंड व्हाट आर द hormones secreted by thyroid gland, ये है थायरोक्सिन एंड ट्राई आयोडोथायरोनिन। इनको कलेक्टिवली थायराइड हार्मोन कहा जाता है। थायराइड हार्मोन का फंक्शन होता है कि ये बॉडी के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं। दैट इज़ द प्रोसेस इन विच योर बॉडी transforms the food you eat into energy. So these are all the questions from the zoology section.